चांदनी मंदिर को भूतहा बना रही थी। गार्ड के हाथ में कांपती बाली उस वीराने में लाल माणिक सी चमक रही थी, जैसे किसी अदृश्य अपराध का गवाह। अंगरक्षकों की नजरें अब अनिका पर टिकी थीं। उनकी आंखों में आदर और ड्यूटी नहीं, संदेह और सतर्कता की झलक थी। सोमकीर्ति भी स्तंभ से बाली को उलट पलट कर परख रहे थे। ये महिलाओं की है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अवश्य कोई बाहरी यहां आया था। इसी पल में भीतर का डर उफान पर था। क्या लावण्या पकड़ी जाएगी? क्या सबकी नजरें अगले ही पल विक्रम की ओर घूम जाएंगी? परिवार, विद्रोह, पहचान, हर चीज अनिका के सामने अंधेरे सुरंग जैसी नजर आ रही थी। वह जानती थी किसी भी जवाब में बहुत ज्यादा हड़बड़ी या लापरवाह प्रतिक्रिया उसकी सच्चाई खोल सकती है। उसे अपनी भूमिका निभाते हुए सब कुछ अपने फायदे में मोड़ना था। उसने मामूली उदासी के साथ सिर हिलाया और वर्धमान के लहजे में सम्मिलित भय व संवाद की चाशनी घोल दी। आचार्य, यह जगह वर्षों तक वीरान रही है। संभव है त्योहार की रात गांव की कोई युवती यहाँ पवित्र भस्म लेने या पूजा करने आ गई हो, या मंदिर की मूर्ति पर हार चढ़ाने। पारंपरिक मान्यताएं हैं कि आज की रात यहाँ दिया जलाने से मनोकामना पूरी होती है। सोमकीर्ति थोड़ा सहज दिखे। अंगरक्षक की हथेली में बाली अब भी चकरा रही थी, लेकिन गार्ड का शक पूरी तरह मिटा नहीं था। उसने बाली को अपने पास रख लिया। राजकीय विज्ञान परिषद में जमा की जाएगी, उसने सख्ती से कहा। नियम के अनुसार हर संदेहास्पद वस्तु जांची जाएगी। अनिका ने राहत की हल्की सांस ली, लेकिन जानती थी अब कोई भी चूक खतरनाक हो सकती थी। मंदिर की दीवारों और हर परछाई में डर पसर गया था। लावण्या तो अंधेरों में गुम हो गई, पर उसकी मौजूदगी अब हर जगह थी। सोने की बाली में, खामोशी में और अनिका की धड़कन में। अनुष्ठान का समापन सोमकीर्ति के मंत्रों और दमकते चावल के दानों के साथ हुआ। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई और गार्ड्स का काफिला वापस लौटने को हुआ, मंदिर के बाहर एक बार फिर हलचल मची। एक चोट खाई, डर से कांपती युवती मंदिर की सीढ़ियों से नीचे भागती दिखी। गार्ड्स उसे पकड़ने दौड़े, मगर वह गांव की गलियों में विलीन हो गई। ये लावण्या ही थी, अनिका समझ गई। उसने अपने तरीके से खुद का साक्ष्य छोड़ पुलिस की नजरें भटका दी थी। रास्ते में लौटते हुए प्रधान आचार्य वर्धमान स्वयं स्वागत के लिए मंदिर द्वार पर आ पहुंचे। उनका चेहरा अभेद्य था, आंखों में ढेर सारा प्रश्न। विक्रम, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे अनुष्ठान ने सबको हतप्रभ कर दिया, पर आज रात मंदिर में बाहरी महिला की उपस्थिति की खबर मिली है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उनकी ठंडी महीन नजरों से बचना असंभव था। अनिका के कंधों पर अब कई दुश्मन थे, सिर्फ शूरसेन या लावण्या ही नहीं, अब खुद वर्धमान की पारखी शक की नजर भी। ज्ञान शक्ति है, वर्धमान ने गहरी आवाज में कहा, पर हर शक्ति की कीमत होती है, जैसा कि तुम्हारे संदेश में लिखा था। मुझे लगता है तुम्हारी अगली परीक्षा यही है, किस कीमत तक तुम अपनी शक्ति को संभाल सकोगे। वह पल जब पालकी फिर परिषद की ओर मुड़ी, एक सदी की तरह भारी था। अनिका हाथ में अभी भी वह लावण्या का अमानत थामी थी, असली विक्रम की दी हुई रहस्यमय वस्तु। और अब सोने की वह बाली जो राजकीय परिषद की जांच में जल्द पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे डर का बीज विज्ञान परिषद के आंगन में बोया जा चुका था, और उसकी परछाई लंबी, सर्द और अनजानी थी। क्या अगली सुबह जांच की आंच विक्रम तक पहुंचेगी? क्या लावण्या का भेद खुल जाएगा? असली विक्रम की वह अमानत आखिर है क्या? और किस महान षड्यंत्र की चाबी है वह? और क्या कभी इस खेल में आत्मा और देह दो किनारों वाली छुरी की चोट से बच पाएंगे? राजकीय विज्ञान परिषद की खामोशी अब सुकून नहीं, जहर लगती थी। उत्सव की रात के बाद हर गलियारा, हर स्तंभ अनिका को घूरता हुआ महसूस होता था। वह अपने भव्य कक्ष में थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह किसी मकड़ी के जाले के केंद्र में बैठी हो, और जाले का मालिक प्रधान आचार्य वर्धमान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अपनी कमर में खोसी हुई लावण्या की अमानत को बाहर निकाला। कपड़े की कई परतों में लिपटी वह वस्तु ठंडी और भारी थी। जैसे ही उसने आखिरी परत हटाई, उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। ये वही था
जिसका उसे डर था और जो उसकी कल्पना से भी परे था, ये एक पिस्तौल थी। लकड़ी की बनी उसकी पकड़ पर जटिल नक्काशी थी और उसकी लंबी लोहे की नली चांदनी में एक घातक चमक बिखेर रही थी। ये किसी आधुनिक बंदूक की तरह नहीं थी, ये एक पुरानी आदिम फ्लिंट लॉक पिस्तौल थी। लेकिन इस दुनिया में जहां सबसे बड़ा हथियार तलवार और भाला था, ये चीज किसी देवता के वज्र से कम नहीं थी। अनिका का दिमाग सुन्न हो गया। यह सब अब किसी विद्रोह या राजनीतिक साजिश से कहीं ज्यादा बड़ा था। असली विक्रम सिन्हा कौन था? वह सिर्फ एक आवारा, एक कीमियागर या एक देशद्रोही नहीं था। वह कोई ऐसा था जिसके पास एक ऐसे भविष्य का हथियार था जो अभी आया भी नहीं था। क्या वह भी अनिका की तरह किसी और दुनिया से था? इस विचार ने उसके अंदर एक ऐसा भय पैदा किया जो वर्धमान या शूरसेन के डर से कहीं ज्यादा गहरा था। वह किसी और के खतरनाक खेल की सिर्फ एक मोहरा नहीं थी, वह एक ऐसे खिलाड़ी की जगह ले रही थी जिसके नियम इस दुनिया के थे ही नहीं। उसने जल्दी से पिस्तौल को अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे छिपा दिया। वह एक ऐसा राज्य था जिसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना था। अगली सुबह परिषद का माहौल बदल चुका था। सोमकीर्ति अब भी अग्नि क्रीड़ा की सफलता के नशे में थे, लेकिन बाकी विद्वानों और पहरेदारों की नजरों में एक नई असहज दूरी थी। कानाफूसी हर कोने में हो रही थी। सोने की बाली की कहानी आग की तरह फैल चुकी थी। दोपहर में बुलावा आ गया। प्रधान आचार्य वर्धमान ने उसे अपने निजी अध्ययन कक्ष में बुलाया था। वर्धमान का अध्ययन कक्ष सत्ता का केंद्र था। दीवारों पर नक्शे और ग्रंथ टंगे थे। हवा में चंदन और पुरानी पांडुलिपियों की एक अधिकारपूर्ण सुगंध थी। वर्धमान अपनी बड़ी नक्काशीदार मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत और अभेद्य था। बैठो विक्रम, उन्होंने कहा। अनिका बैठ गई, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए, अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। वर्धमान ने कुछ देर तक उसे चुपचाप देखा, जैसे वह उसके भीतर चल रहे तूफान को अपनी आंखों से ही पढ़ लेना चाहता हो। उत्सव शानदार था। उसने अंततः कहा। महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी अग्निक्रीड़ा की चर्चा पूरे दरबार में है। तुमने परिषद का मान बढ़ाया है। यह मेरा सौभाग्य है प्रधानाचार्य, अनिका ने सधे हुए स्वर में कहा। लेकिन वर्धमान आगे झुका। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। मुझे लगता है कि असली आतिशबाजी तो मंदिर में हुई थी। एक रहस्यमयी मेहमान, एक खोई हुई बाली, ये सब बहुत नाटकीय है। उसने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया। एक पहरेदार अंदर आया और मेज पर एक छोटी सी रेशमी थैली रख गया। वर्धमान ने थैली खोली और उसमें से वही माणिक जड़ी सोने की बाली निकालकर मेज पर रख दी। क्या तुम इसे पहचानते हो विक्रम? उसने सीधे पूछा। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि अनिका को अपने कानों में खून का बहाव सुनाई दे रहा था। यह निर्णायक क्षण था। एक गलत जवाब और खेल खत्म। लेकिन अनिका अब सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं थी। इतने दिनों के धोखे, डर और अभिनय ने उसके अंदर एक नई ठंडी हिम्मत पैदा कर दी थी। उसने एक जुआ खेलने का फैसला किया। एक ऐसा जुआ जो या तो उसे बचा सकता था या तुरंत मार सकता था। उसने बाली को देखा और फिर वर्धमान की आंखों में। उसने एक लंबी उदास सांस छोड़ी, जैसे वह कोई भारी बोझ उठा रहा हो। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं इसे पहचानता हूं। वर्धमान की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की एक सूक्ष्म लहर दौड़ी। उसे शायद इनकार की उम्मीद थी। ये बाली? अनिका ने अपनी आवाज में दर्द और मजबूरी का भाव लाते हुए कहा। एक ऐसे राज का हिस्सा है जिसे मैं अपनी जान पर खेलकर भी छिपाना चाहता था। लेकिन अब जब यह आपके सामने आ ही गया है, तो शायद नियति यही चाहती है कि मैं आपको सच बता दूं। वह एक पल के लिए रुकी, नाटक को और गहरा करते हुए। प्रधान आचार्य, आप जिस महिला की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण युवती नहीं है। वह मेरी एक गुप्त सूचना देने वाली है। वर्धमान की भौहें तन गईं। सूचना? कैसी सूचना? एक ऐसी सूचना जो इस राज्य की नींव हिला सकती है, अनिका ने कहा। मुझे कुछ समय से संदेह था कि परिषद के भीतर और दरबार में कुछ लोग राज्य के खिलाफ एक भयानक साजिश रच रहे हैं। ये महिला, जो दरबार के एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से है, मुझे इसी साजिश के बारे में सबूत मुहैया करा रही थी। ज्योति पर्व की रात को मंदिर में हमारा मिलना तय हुआ था, क्योंकि यही एकमात्र समय था
जब हम किसी की नजरों में आए बिना बात कर सकते थे। अग्नि क्रीड़ा का अनुष्ठान सिर्फ एक बहाना था, यह एक शानदार झूठ था। इसने हर सवाल का जवाब दे दिया था। रात में मिलना, गोपनीयता और बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति, और सबसे बढ़कर इसने अनिका को एक पीड़ित और एक देशभक्त के रूप में प्रस्तुत किया, न कि एक साजिशकर्ता के रूप में। वर्धमान का चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं। अगर यह सच है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और कौन है ये महिला? और कौन लोग हैं इस साजिश में शामिल? मैं आपको इसलिए नहीं बता सका क्योंकि इस साजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं, प्रधानाचार्य, अनिका ने कहा। मुझे डर था कि अगर मैंने अधूरी जानकारी दी तो असली अपराधी सतर्क हो जाएंगे और मैं उस महिला की पहचान उजागर नहीं कर सकता। अगर उसकी पहचान सामने आ गई तो उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। उसने मुझ पर विश्वास किया है। उसने बाली की ओर इशारा किया। बाहर जो हंगामा हुआ वह शायद उन साजिशकर्ताओं ने ही करवाया होगा जिन्हें हमारे मिलने की भनक लग गई थी। वह घबराहट में भागी और तभी उसकी बाली गिर गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। वर्धमान अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। उसकी पीठ अनिका की ओर थी। अनिका ने अपनी सांस रोक रखी थी। क्या उसने विश्वास कर लिया था? हम, वर्धमान ने अंततः कहा, अभी बाहर देखते हुए, एक गुप्त मुखबिर, एक गहरी साजिश। ये कहानी विश्वसनीय लगती है। वह मुड़ा और वापस अपनी मेज पर आया। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था। उसकी आंखों में एक नई ठंडी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को एक नया शिकार मिल गया हो। ठीक है विक्रम, उसने कहा, मैं तुम्हारे विश्वास का सम्मान करता हूं। हम उस महिला की पहचान उजागर नहीं करेंगे। अनिका ने राहत की सांस छोड़ी ही थी कि वर्धमान के अगले शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन उसने अपनी उस शांत घातक आवाज में कहा, हम उस पर चुपचाप नजर जरूर रखेंगे। मेरे जासूस उस प्रभावशाली परिवार की हर महिला पर नजर रखेंगे, ये जानने के लिए कि तुम्हारी कहानी में कितनी सच्चाई है। तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। वह उठा, यह संकेत देते हुए कि यह बैठक समाप्त हो गई है। और हाँ विक्रम, उसने दरवाजे से जाते हुए कहा, अब से तुम परिषद में कहीं भी बिना मेरी अनुमति और मेरे 2 अंगरक्षकों के बिना नहीं जाओगे। साजिशकर्ता कहीं भी हो सकते हैं। हमें तुम्हारी सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं लेना है। दरवाजा बंद हो गया। अनिका अपनी कुर्सी पर जड़वत बैठी रही। वह जीत गई थी। उसने वर्धमान को मना लिया था, लेकिन उसकी जीत एक हार से भी बदतर थी। उसने खुद को एक और भी गहरे और भी ज्यादा खतरनाक जाल में फंसा लिया था। अब वह 24 घंटे हर पल निगरानी में थी। और सबसे बुरी बात, वर्धमान के जासूस अब एक ऐसी गुप्त मुखबिर की तलाश करेंगे जो असल में मौजूद ही नहीं थी। ये एक अंधी तलाश थी, एक ऐसी तलाश जो अगर गलती से भी सही दिशा में मुड़ गई तो उसका अंत लावण्या पर जाकर होगा। अनिका को अपने बिस्तर के नीचे छिपी उस ठंडी भारी पिस्तौल का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह कोई अमानत नहीं, बल्कि उसकी अपनी कब्र का पत्थर हो